इस दुनिया के लोग बहुत क्रूर हैं साहब। ये हर पल व्यक्ति को निराश करने में, तोड़ने में रहते हैं ज़्यादातर लोग। लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको निराश नहीं होना है। आपको अपने आप को धैर्य के साथ मजबूत खड़ा रखना है, मेहनत करनी है। आप यकीनन सफल होंगे। ये विश्वास अपने अंदर जगाए रखिए, ये उम्मीद पाले रखिए। ये उम्मीद आपको एक दिन सफल बना देगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं कक्षा 12 की आरोह भाग 2 जो पुस्तक हमने प्रारंभ कर रखी है उसका आज चौथा अध्याय रघुवीर सहाय साहब का पाठ है जो देखेंगे हम। कैमरे में बंद अपाहिज ये कविता। ठीक है, कल क्लास नहीं हुई थी और आज भी ये क्लास देरी से मिल रही है आपको। इसका कारण यही है, हम कल किसी काम से बाहर गए तो उस वजह से क्लास अपलोड नहीं हुई। वीडियो को लाइक कर दें आप अभी, शेयर कर दें तमाम दोस्तों के साथ में, क्योंकि ग्रेड फर्स्ट सेकंड का यहाँ पर आपको निःशुल्क पाठ्यक्रम मिल रहा है। तो जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतने ज़्यादा साथियों की मदद हो पाएगी। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर अपने 4850 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं सवाल वगैरह को सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। ठीक है, प्रारंभ करते हैं रघुवीर सहाय साहब को। परिचय देखते हैं। इनका कुछ ना कुछ रचना वगैरह पूछ जाती है अक्सर परीक्षा के अंदर। 1929 में जन्म होता है साहब। कब होता है रघुवीर सहाय साहब का? 1929 में होता है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। रचनाओं की बात करें तो अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक 1951 में, आरंभिक कविताएं, महत्वपूर्ण काव्य संकलन में सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये इनके काव्य संकलन है। सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध और हंसो हंसो जल्दी हंसो। और दूसरा सप्तक, इनकी जो आरंभिक कविताएं वो दूसरा सप्तक में संकलित है। और ये दूसरा सप्तक अज्ञे द्वारा संपादित था और समय था इसका 1951। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। दूसरे सप्तक का समय 1951। और पहले का कमेंट करके बताइएगा, पहले सप्तक का, तार सप्तक का समय क्या है। आगे देखिए, पत्रकारिता की हम बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से ये जुड़े रहे। फिर हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना, तो ये पूछा जा सकता है कल्पना पत्रिका कहाँ से निकलती? हैदराबाद से। ठीक है, जहाँ से निकलती थी वो स्थान कई बार पूछा जाता है। तो हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कौन सी? कल्पना। और उसके बाद में दैनिक जो था अपने नव भारत टाइम्स तथा दिनमान से ये जुड़े रहे। तो दिनमान, कल्पना और नव भारत टाइम्स से जुड़े रहे। तो ये जरूर ध्यान रखना, कल्पना हैदराबाद से निकलती थी। और हंसो हंसो जल्दी हंसो ये कई बार पूछा गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है इनको। और निधन हुआ था इनका सन 1990 में दिल्ली में। जैसा कि मैंने पहले वाले क्लासेज में बताया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किन किन विद्वानों किस किस रचना में मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनका अलग से एक वीडियो में बनाकर डाल दूंगा। पंक्तियां आती है अध्याय में, जरूर ध्यान में रखिएगा कि कुछ होगा अगर मैं बोलूंगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का, मेरे अंदर एक कायर टूटेगा। तिलिस्म कहते हैं जादू। ठीक है, रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील एक नागर चेहरा हैं। सवाल पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, ध्यान में रखना। समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा कौन है? तो रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता का संवेदनशील एक नागर चेहरा है। सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोश भाषा में उन्होंने कविता लिखी है। जो सड़क, चौराहों पर, दफ्तरों में, अखबारों में, संसद में, बसों, रेलों, बाजारों में जो भाषा का प्रयोग करते हैं लोग संवाद के लिए, उस भाषा को है जो उन्होंने अपने काव्य में रचा है, काव्य में प्रयोग किया है। घर मोहल्ले के चरित्रों पर कविता लिखकर इन्हें हमारी चेतना का स्थायी नागरिक बनाया है। यानी अपनी खोपड़ी में बिठाया कि आप जो हो वो यही हो। हत्या, लूटपाट और आगजनी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और छल छदम इनकी कविता में उतरकर खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाते, आत्मान्वेषण का माध्यम बन जाते हैं। अपना आत्मान्वेषण करने का माध्यम बन जाती है इनकी कविताएं। यही ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे सिर्फ पत्रकार ही नहीं, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे।
कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव जो दिया है, इस तरीके से प्रस्तुत किया है। जातीय या फिर वैयक्तिक स्मृतियां उनके यहाँ नहीं के बराबर है। इसके लिए इसलिए उनके दोनों पांव वर्तमान में ही है जो गड़े रहे। बावजूद इसके मार्मिक उजास और व्यंग्य बुझी खुरदरी मुस्कानों से उनकी कविता पटी पड़ी है। छंदानुशासन के लिहाज से भी वे अनुपम है, पर ज़्यादातर जो बातचीत है उनकी वो सहज शैली में ही लिखा और बखूबी लिखा सहज शैली में लिखा है। बिल्कुल। बतौर पत्रकार की हम बात करें तो बतौर पत्रकार अपने रघुवीर साहब कवि घटनाओं में निहित जो विडंबनाएं होती है और जो त्रासदी होती है त्रासदी को उन्होंने देखा है। रघुवीर साहब की कविताओं की दूसरी विशेषता है छोटे या लघु की महत्ता का स्वीकार। यानी जो छोटा है, जो लघु है, जिसकी और कोई ध्यान ज़्यादा नहीं देता है कि छोटा छोड़ो रे यार, इसको तो छोड़ देते हैं, उसकी और उन्होंने उसकी महत्व को उन्होंने स्वीकारा है। वे महज बड़े कहे जाने वाले विषयों या समस्याओं पर ही दृष्टि नहीं डालते, बल्कि जिनको समाज में हाशिए पर रखा बिल्कुल दरकिनार कर दिया है, उनके अनुभवों को भी अपनी रचनाओं का विषय बनाते हैं। और रघुवीर जी ने भारतीय समाज में ताकतवरों की बढ़ती हैसियत, सत्ता के खिलाफ भी साहित्य और पत्रकारिता के पाठकों का ध्यान खींचा। रामदास नाम की उनकी कविता आधुनिक हिंदी कविता की एक महत्वपूर्ण रचना है जो मानी जाती है। तो रामदास कविता किनकी है? रघुवीर साहब की, ध्यान में रखना। अब याद कैसे रहोगे? रघुवीर किसको कहते थे? राम जी को कहते थे रघुवीर, ठीक है। तो वही राम यहाँ पर रामदास, राम का दास कौन? हनुमान। वो भी क्या था? रघुवीर था। रघु कह सकते हैं राम और वीर यानी हनुमान। तो रामदास ये उनकी रचना रघुवीर साहब, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अत्यंत ही साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर साहब की कविताओं में मिलती है, उसका उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज आज की रचना है, जो लोग भूल गए हैं संग्रह से ली गई है। तो ये एक सवाल ये भी बन जाएगा, कैमरे में बंद अपाहिज किसकी रचना? रघुवीर साहब की, ठीक है। पहली बात तो ये कविता तो इनकी हो जाएगी। दूसरी बात ये पूछ ले, कैमरे में बंद अपाहिज कहाँ से ली गई, किस संग्रह से? तो जो लोग भूल गए हैं, जो लोग भूल गए हैं वहाँ से है जो ली गई है। शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति, अब इस पाठ के अंदर कैमरे में बंद अपाहिज के अंदर है क्या, इसका संदर्भ समझ लीजिए। कविता में पूरा चीज आपको देखने को क्या मिलेगी। तो शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरीके से के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो एंकर है वो उसमें कैसी भंगिमा की अपेक्षा है जो की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव की वजह से टीआरपी के चक्कर में ये जो चैनल वाले होते हैं, रवैया जो है संवेदनहीन हो जाता है। मतलब ये संवेदना खो जाते हैं, बस उनको तो टीआरपी का पड़ा रहता है, कैसे जिससे पूछा जा रहा है इसको बताएं, इसको रुलाएं, ताकि लोग रोए और अपने टीआरपी बढ़े। सहाय जी की आज के टीवी भी यही कर रहा है, इंडियन आइडल वगैरह देखते, कोई गरीब, ये बहुत गरीब था, इसने ये झेले वो झेले, फिर रोने लग जाता है, फिर जज रोने लग जाते हैं, फिर देखने वाले रोने लगे, और टीआरपी चलेगी उसकी। तो आजकल संवेदनहीन होते जा रहे हैं ये सब टीआरपी से मतलब है। तो सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता एक हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख दर्द या यातना वेदना को बेचना चाहता है, मतलब संवेदनहीन होकर लोगों को कुछ प्रॉफिट चाहता है, बेचना चाहता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं जो शारीरिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं, उनके प्रति आपको संवेदनशील नज़रिया रखना चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। तो इस पाठ से ये भी प्रेरणा ले सकते हैं आप। इसलिए कवि ने दुर्संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर है जो बन जाता है। देखिए बिल्कुल सीधा सीधा पाठ है, आपको तो बस समझने की आवश्यकता है अच्छे से। प्रारंभ करते हैं। कैमरे में बंद
अपाहिज। एक बार वाचन कर देता हूँ, फिर आपका इसको मैं भावार्थ समझाने का प्रयास करता हूँ। वैसे इसमें इतना क्लिष्टता कोई है नहीं। कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। कैमरा दिखाओ, इसे और बड़ा दिखाओ, और जूम करके दिखाते हैं। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा वो आदमी। सोचिए, बताइए, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? और फिर वो इशारा करते हुए फिर क्या कहते हैं, सोचिए, बताइए, ऐसा लगता है क्या? थोड़ी और कोशिश करिए, ये अवसर आप खो देंगे आज जो मौका मिला है। आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, आप भी यानी दर्शक। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसम कसाहट सी आशा है आप उसे पूरी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक जरा धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं। दर्शक और उनको दोनों को रुलाने हैं, आप और वह दोनों। कैमरा बस करो यार, नहीं रहने दो पर्दे पर वक्त की कीमत, अब मुस्कुराएंगे हम। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। धन्यवाद। देखिए साहब, ये रचना है। अब संवेदनहीनता देखेगा इनकी। कैमरे में बंद अपाहिज क्या कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। तो यहाँ पर कवि क्या प्रस्तुत कर रहा है कि दूरदर्शन का जो कार्यक्रम का संचालक एंकर है, वो क्या स्वयं को शक्तिमान मानता है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ हैं, शक्तिवान है, और हम क्या करेंगे, एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे यहाँ पर कैमरे के सामने। क्योंकि हमें तो अपनी बात को दूर तक पहुँचाना है, तो एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे एक बंद कमरे में बिठाएंगे। हम समर्थ हैं, मतलब उनके घमंड रहता है कि हम अपनी बात को दूर तक। तो वो क्या करते हैं, कमज़ोर व्यक्ति को बोल रहे हैं कि लाएंगे, और कार्यक्रम का संचालक फिर आगे कहते हैं कि स्टूडियो का जो बंद कमरा है उसके अंदर उसको बिठाएंगे। फिर उससे सवाल जवाब करेंगे। क्या पूछेंगे? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? फिर हम उससे पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं? तो अब दिखाई दे रहा है कि वो अपाहिज है, अपंग है, लेकिन फिर भी उससे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आप अपाहिज है? क्योंकि उस अपंग व्यक्ति को लाने के पीछे उद्देश्य यही है कि अपन उनकी जो टीआरपी है, उनका जो प्रोग्राम है, वो है जो आगे बढ़े। उसकी अपंगता जो स्पष्ट दिखा रहे, तो भी वो पूछेंगे कि आप अपंग क्यों है? आपका अपाहिजपन तो दुख देता है कि आपका अपाहिजपन जो आपको मिला हुआ है, ये अपाहिज जो आप है, आपको तकलीफ होती होगी, दुख देता होगा। मतलब अपंगता पर सुख तो कभी नहीं मिलता ही नहीं है ना। तो अब सारी बातें स्पष्ट है, लेकिन फिर भी कार्यक्रम को संवेदनहीन होकर उसको टीआरपी देने के चक्कर में ऐसा करते हैं। तो इस तरह अपाहिज है जो कुछ बता नहीं पाएगा। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है? फिर वो चुपचाप रहेगा, एक तरीके से बोल नहीं पाएगा। तो बताइए, हाँ बताइए आपका दुख क्या है? जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, कि आप जल्दी बताओ आपका दुख क्या है सचमुच में। क्योंकि वो दुखी जैसे होगा ना, वैसे लोग समर्थन करेंगे, यार कितनी पीड़ा है इसमें, तो बता नहीं पाएगा। फिर एंकर बोलता है, सोचिए, आप थोड़ा सोचिए और सोच कर बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। बार बार वो उसको जूम कर करके दिखाता है, बड़ा कर करके दिखाता है कैमरे के ऊपर, और बोलता है कि बताओ आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। तो अब कैमरामैन का उसको जैसे निर्देश देता है कैमरामैन को कि तुम बड़ा करके दिखा, फिर लग जाता है उसके पीछे, बताओ आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। उत्तेजित हो जाता है वो, जल्दी जल्दी से बताओ आपका दुख क्या है, कैसा यानी कैसा लगता है, बताइए, आप खुलकर बताइए। हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। अब वो बेचारा बोल नहीं रहा है, अपाहिज जो भी अपंग व्यक्ति जिसको भी लाया तो वो बोल नहीं पा रहा है। तो ये फिर उसको इशारा कर करके बताएं, उकसाएंगे, उसको उत्तेजित करेंगे, बताएं कि ऐसा लगता है, ऐसा लगता है। तो हम खुद इशारा करके बताएं, हम खुद कौन ये जो दूरदर्शन वाले संचालक वगैरह, यूँ समझिए। सोचिए, थोड़ा सोचिए और बताइए, थोड़ा कोशिश करिए आप बताने की। ये आप अवसर खो देंगे। ये अवसर खो देने का तात्पर्य है कि जो कैमरे पर आने का आपको अवसर मिला है ना, ये अवसर खो देंगे। आज आपको बताना है तो बता दीजिए, नहीं तो ये अवसर है जो आप खो देंगे। और ये अवसर खो देने का मतलब क्या हो जाएगा, फिर आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा लोगों के सामने आने का, लोगों को बताने का अपना दुख दर्द। क्या पता आज बता दो तो अब लोगों की जो भावनाएं वो जुड़ जाए और आपको कुछ मदद मिल जाए।
तो ऐसी अपेक्षा से वो है कि ये अवसर खो देंगे आप। ये अवसर कौन सा? कैमरे पर जो बताने वाला अवसर है, ये अवसर आप है जो खो देंगे। अब देखिए कितनी संवेदनहीनता वाली है जो बात करते हैं ये लोग। तो उनको तो क्या मतलब है, केवल कार्यक्रम को रोचक बनाने से, उसको रुला देने से। आप जानते हैं कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते, आप जानते हैं ये कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते अब ये अवसर खो देंगे। यहाँ से एक हाथ से ये भी है सीधा सीधा कि ये अवसर खो देंगे। आप जो है ना दूरदर्शन पर देखे जा रहे हो, दूरदर्शन सब जगह देखे जा रहे हैं, तो आप अपनी पीड़ा का, आपको अपनी पीड़ा बताने का बहुत अच्छा अवसर मिला। आप लोगों से परिचित कराइए और अपना परिचित हो जाएंगे लोग, और अपना दर्द नहीं बताने से आप ये जो मौका है जो खो देंगे, और आपको ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। आप जानते हैं मतलब ये दर्शकों से कह रहे हैं, हमें कह रहे हैं, यूँ समझिए इस पार्ट में कि आप जानते हैं फिर कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, एंटरटेनिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा कि लोग जुड़े, उससे फीलिंग आए, लोग भी रोड पड़े, उसके लिए हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे कि आपके ऐसा ऐसा है। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और इंतज़ार करते हैं आप भी कौन? दर्शक, वो भी इंतज़ार करते हैं कब रोएगा और कब उसकी वो फीलिंग है जो टच होगी अपने। करते हैं, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, ये प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मामला कि वो चाहते हैं कि ये रोए और दर्शक है जो उस व्यक्ति से जुड़े। तो अपंग व्यक्ति के दुख दर्द को उसके मतलब दर्शक जो है क्या उसके मुख से सुनना चाहते हैं, और क्यों, क्या वे भी रो देंगे, अर्थात क्या उनकी प्रतिक्रिया भी है जो मिल सकेगी। जैसे वो रोएगा तो वैसे दर्शक भी रोने लगेंगे, फिर है जो उनकी प्रतिक्रिया आएगी क्या हुआ और कैसे हुआ ये सारा। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे, फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आंखें, एक बड़ी तस्वीर। जैसे वो थोड़ा सा रो देगा अगर कोई, तो उसकी आंखों को जूम करके दिखाएंगे, आंखों की इकाइयों को दिखाएंगे। फिर हम उसको दिखलाएंगे पर्दे के ऊपर मोटा करके, उसकी सूजी हुई फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, लोगों को स्पष्ट दिखे, और लोग और रोने लगे उसको देख के, और लोगों को भी पीड़ा होने लगे, और वो भी अपनी तस्वीर को देख देख के थोड़ा पीड़ा का अनुभव करे और रोने लग जाए, क्योंकि टीआरपी तो वैसे बढ़ेगी इन चैनल वालों को, तो उससे मतलब है। और उसके होठों पर एक कसमसाहट सी हो जाएगी बिल्कुल, मतलब यूं कहें कि छटपटा सी हो जाएगी, बेचैनी सी हो जाएगी उसके होठों पर। आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, और उसके जो चेहरा जैसे ही उदासी से भरेगा, दुख दर्द और पीड़ा उसके चेहरे पर आने लगी, होठों पर बेचैनी लाचारी दिखेगी, तो संचालक पूरा प्रयास करता है क्या, उस कार्यक्रम को रोचक बनाने का। और अपाहिज की बेचैनी को देखकर, आप उसकी कसमसाहट को देखकर दर्शकों को भी ये फीलिंग आने लगेगी कि यार कितना पीड़ा में है ये। तो एक और कोशिश, फिर इसीलिए वो अपाहिज ये संचालक क्या करता है, एक और कोशिश करता है, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम दोनों एक संग रुलाने हैं, हम दोनों की धीरज रखिए आप, हम दोनों को एक संग रुलाना चाहते हैं, इसको भी और आपको भी, थोड़ा सा धीरज रखिए बस। कार्यक्रम संचालक क्या करता है, दर्शकों को रुलाने की पूरी चेष्टा में जो सफल नहीं होता है, पूरा लगा रहता है धैर्य पूर्वक कि रो जाए, तो धीरज रखिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, अभी रोएगा वो। मतलब ये ऐसे उसके मन में पूरी भावना रहती है, दोनों को एक संग रुलाने हैं, इसको भी दर्शकों को भी। आप और वह दोनों, कैमरा बस करो रे यार, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। अब क्या, जब वो रो नहीं रहा पूरी तरीके से अपनी पीड़ा जो बता नहीं रहा, रो नहीं रहा, तो फिर क्या होता, संवेदनहीनता देखिए फिर एंकरों की, संचालन कि अब बंद करो रे यार ये कैमरा वैमरा, इनको पता नहीं कैमरे की कीमत क्या है या समय की कीमत क्या है, कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। पर्दे के ऊपर क्या है, वक्त की कीमत है, ये नहीं समझता वक्त की कीमत क्या होता है, कि कितना एक एक क्षण है जो कीमती होता है, समय लगता है, धन लगता है, सबका ध्यान रखना पड़ता है इस कैमरे के ऊपर में। इनको तो कोई मतलब नहीं है, कार्यक्रम दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला है, तो काफ़ी समय और धन है जो लगेगा। फिर वो मुस्कुराता है, और आप देख रहे थे, फिर एंकर लास्ट में क्या कहते हैं, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई। थोड़ी सी कसर कौन सी रह गई, कि उसको पूरी तरीके से रुला नहीं सके। तो अब फिर क्या कर लेता है ये, कैमरे से अपाहिज का जो बैठा रहता है, अपंग रहता है, उसके यहाँ से कैमरा हटा लेता है और अपने पर लेकर लास्ट में क्या बोलने लगता है कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य, सामाजिक सरोकारों से युक्त कार्यक्रम। तो ये सारी की सारी उनकी राम में मतलब थोड़ी सी कमी क्या रह गई, अपाहिज को रोने का दृश्य है जो नहीं आ सका, थोड़ी सी कमी रह गई। अगर ये पूरे थोड़ी सी कमी क्या रह गई, तो इसका मतलब हो जाएगा वो रोने का जो दृश्य था, जो
रुलाना उसको दिखाना चाहते थे, वो नहीं हो सका, और दर्शक भी है जो नहीं रो पाए। तो अगर दोनों एक साथ रो देते, कौन, दर्शक और ये, तो क्या हो जा, कार्यक्रम क्या हो जाता, सफल हो जाता। वो ये संवेदनहीनता है इन एंकरों की, आज के टीवी एंकरों की। तो अंत में कार्यक्रम संचालक कह देता है धन्यवाद साहब। तो उसके धन्यवाद से क्या दिखती है, उसकी संवेदनहीनता है जो प्रकट होती है साहब। तो ये था अध्याय, बिल्कुल सीधा और स्पष्ट था। कुल मिला के इसमें संवेदनहीनता को यह जो दर्शाया गया है, तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ आ गया होगा पाठ, और इस पाठ से अगर कोई सवाल पूछा गया तो आपका सही होगा, गलत नहीं करोगे आप। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, 4800 से ज़्यादा लोग जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। पढ़ाई को लेकर आप, कई साथी हैं जो डिमोटिव रहते हैं, हताश उदास रहते हैं, तो कैसे क्या पढ़ाई करनी है, किस तरीके से हम अपने आप को मोटिवेट रखें पढ़ाई के लिए, तो मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है आदि की आवाज़। दूसरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आदि की आवाज़ नाम से हैं। उस पर मैं पढ़ाई के संबंधित बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो डाले हुए, तो उनको देखिए, समझिए, आत्मसात कीजिए, और पढ़ाई के अंदर ऊर्जा के साथ लगिए। आदि की आवाज़, इस यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जो कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलता।